हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम विपिन कुमार और आप लोग देख रहे हो वीआईपी एडवांस टेक। तो आप सभी का स्वागत है एसएससी की भोकाल सीरीज में। आज हमारी क्लास नंबर 8 है, जो कि हाईवे इंजीनियरिंग की, और जिसमें जो टॉपिक रहेगा हमारा वो हाईवे मटेरियल एंड पेवमेंट। हाईवे मटेरियल एंड पेवमेंट वाला हमारा टॉपिक रहेगा। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह हमारा 50 लेक्चर्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने 10,000 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करने का टारगेट डिसाइड किया है। इसमें हम आप लोग को अपनी नॉलेज चेक करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस क्या हैं टेस्ट सीरीज से इंक्लूड किए गए हैं। साथ में क्या है कि जो हमारे लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसे इरिगेशन, हाईवे, इन्वायरमेंट, तो अब की बार क्या है कि इनका जो वेटेज रहा है वो 8 to 10 क्वेश्चन का वेटेज रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अगर आप हाईवे की बात करो तो लगभग 8 to 9 रहा है। इन्वायरमेंट की बात करो तो 7 to 9 क्वेश्चन का वेटेज रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते थे उनका भी इस बार बहुत अच्छा वेटेज रहा है। तो हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बिना किसी डिले के। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ रिकमेंडेड बाय द आईआरसी फॉर डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। जो हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसको डिज़ाइन करने के लिए आईआरसी ने कौन सा मेथड हमको दिया है। ग्रुप इंडेक्स मेथड, वेस्टरगार्ड मेथड, सीबीआर मेथड, या नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है या फिर जो रिजिड पेमेंट होती है, उसमें हमें तीन तरीके की मटेरियल चाहिए होते हैं। एक तो हमारे पास सॉइल चाहिए होती है, एक हमारे पास एग्रीगेट चाहिए होता है, और एक हमारे पास बिट्यूमिनस चाहिए होता है। बिट्यूमिनस चाहिए होता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को क्या है कि अच्छे तरीके से टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। हर सॉइल के अलग टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं, एग्रीगेट के अलग और बिट्यूमिनस के अलग टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, आईआरसी की, तो उसने जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसके लिए जो सोइल सबग्रेड होती है, उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारा सीबीआर मेथड दिया है। और जनरली हम बात करें सोइल सबग्रेड के लिए तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास ग्रुप इंडेक्स मेथड होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, सीबीआर मेथड होता है। तो दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक सीबीआर होता है और एक हमारे पास कौन सा होता है, ग्रुप इंडेक्स होता है। ठीक है, लेकिन जो आपको आईआरसी रिकमेंड करती है वो कौन सा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सीबीआर मेथड होता है। इससे रिलेटेड अगर आप और पॉइंट देखना चाह रहे हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्रुप इंडेक्स को कैलकुलेट करने का, जो किस पे बेस्ड होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा बेस्ड होता है परसेंटेज ऑफ फाइननेस पे, लिक्विड लिमिट पे और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे। तो तीन चीज़ों पे ये हमारा बेस्ड होता है, याद रखेंगे। परसेंटेज ऑफ फाइननेस पी होता है, लिक्विड लिमिट डब्ल्यू एल होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो हमारा आई पी होता है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बाकी हम एक और क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है ग्रुप इंडेक्स की लिमिट को लेकर के। तो याद रखेंगे कि अगर ग्रुप इंडेक्स की जो लिमिट होती है, पहले मैं आपको बता दूं, 0 से लेकर के 20 के बीच होती है। और एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, हमारी जो क्वालिटी होगी सोइल की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। यानी कि अगर हम कंपेयर करें, एक तरफ ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 है और एक तरफ ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 10 है, तो इनमें से जो इसकी वैल्यू 10 है ये हमारी सोइल कैसी होगी, पुअर होगी, बेकार सोइल होगी। और ये जो जिसकी ग्रुप इंडेक्स वैल्यू 0 है ये हमारी सोइल कैसी होगी, गुड होगी फॉर सबग्रेड पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सीबीआर की। तो सीबीआर मेथड है आप लोग का, ये कब दिया गया था, तो ये मेथड आप लोग का दिया था कैलिफोर्निया स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट ने। कैलिफोर्निया हाईवे स्टेट डिपार्टमेंट ने आप लोग को ये फॉर्मूला दिया था सोइल सबग्रेड के लिए। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हो सोइल सबग्रेड की। अच्छा, इसका एक और हमारे पास वो होता है मेन, इससे जो क्वेश्चन बनता है वो आप लोग को मैं बता देता हूँ सिंपल। देखिए, सीबीआर वैल्यू क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस ऑफ पेमेंट के। मतलब क्या है, मतलब सिंपल है कि अगर आपकी जो सीबीआर है उसका रिजल्ट जितना ज़्यादा होगा, सीबीआर का रिजल्ट जितना ज़्यादा होगा, थिकनेस जो होगी पेमेंट की वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, जनरली हम लेकर के कितना चलते हैं, तो हम सीबीआर काउंट करके चलते हैं अपना, कि सीबीआर हम तभी, देखो ये फॉर्मूला है एक, ये देखिए थिकनेस कैलकुलेट करने का, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एसएससी जेई के। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी आप लोग को सीबीआर है, अगर सीबीआर की वैल्यू 12% से ज़्यादा है तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ पेमेंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे बोल रहा है द टाई बार इन कॉन्क्रीट पेमेंट आर प्रोवाइडेड एक्रॉस। देखिए जो टाई बार होती हैं वो हमारी कॉन्क्रीट पेमेंट में प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दो तरीके की पेमेंट हमारे पास होती है, एक रिजिड पेमेंट होती है और एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है। तो जो ये कॉन्क्रीट पेमेंट होती है ये हमारी रिजिड पेमेंट होती है। कौन सी होती है हमारे पास? रिजिड पेमेंट हमारे पास होती है। और जो बिट्यूमिनस वाली होती है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है। तो इसमें होता क्या है कि रिजिड पेमेंट में हम दो तरीके के जॉइंट्स अपने प्रोवाइड कराते हैं। एक हमारे पास होते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स और एक हमारे पास होते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होते हैं और एक हमारे पास कौन से होते हैं? ट्रांसवर्स जॉइंट होते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स होते हैं उनमें जो बार हम प्रोवाइड कराते हैं वो हमारी टाई बार होती है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या होता है कि देखिए जो भी हमारी टाई होती है, टाई वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, जिसको हम कॉलेज या स्कूल बांध करके जाते थे, वो जो टाई होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, टाई जो प्रोवाइड कराया जाता है लॉन्गिट्यूडनल में प्रोवाइड कराया जाता है। एक और बार होती है आप लोग की डोबल बार। डोबल बार, ये डोबल बार का काम होता है टू कैरी द लोड, ये लोड को भी कैरी कर सकती हैं, टू कैरी द लोड। ठीक है, ये याद रखना है, कैरी कर सकती हैं लोड को भी। लेकिन जो टाई बार होती हैं वो किसी भी तरीके के लोड को कैरी नहीं करती हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया दो तरीके के जॉइंट हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है? ट्रांसवर्स जॉइंट होता है। अब ये ट्रांसफर जॉइंट फर्दर 4 टाइप्स के हमारे पास होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट और वार्पिंग जॉइंट। याद रखेंगे 4 तरीके के हमारे पास ये होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट को लेकर के कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट अलोंग द लेंथ पेमेंट के प्रोवाइड कराए जाते हैं और साथ में ये तभी प्रोवाइड कराए जाते हैं जब आपकी जो पेमेंट की जो विड्थ है वो मोर देन 4.5 मीटर होनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, और इनका और क्या काम होता है? ये वार्पिंग स्ट्रेस को हमारा जो है कम कर देते हैं। और वार्पिंग स्ट्रेस आती है किसकी वजह से? टेम्परेचर चेंज की वजह से, उसको कम कर देते हैं। और जो अनइवन सेटलमेंट होता है, जो ऊंचा नीचा सेटलमेंट कहीं पर हो जाता है, उसको भी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे सब लोग। नो द लोड वार्पिंग एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस ऑन अ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब एज 220 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए लोड वाली दे रखी है, फ्रिक्शनल दे रखी है, वार्पिंग स्ट्रेसेस हमको गिवन है। क्रिटिकल कॉम्बिनेशन स्ट्रेसेस बताना ड्यूरिंग समर सीजन में बताना है। देखिए होता क्या है कि जो भी हमारी रिजिड पेमेंट होती है, जो भी हमारी रिजिड पेमेंट होती है, इस रिजिड पेमेंट पर होता क्या है कि जो स्ट्रेसेस आती हैं, दो तरीके की स्ट्रेसेस आती हैं। एक आती है लोड की वजह से और एक आती है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। जो लोड की वजह से आती हैं उनको तो हम लोड स्ट्रेस बोल देते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर की वजह से आती हैं वो दो तरीके की स्ट्रेस हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास होती है वार्पिंग स्ट्रेस और दूसरी होती है हमारे पास फ्रिक्शनल स्ट्रेस। अब देखिए जो वार्पिंग स्ट्रेस आती हैं वो जो दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है, डे और नाइट का जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसकी वजह से आती हैं। और जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस हमारी आती हैं पेमेंट में, जो हमारा सीजनल वेरिएशन होता है, जैसे कि समर का सीज़न चल रहा है, विंटर का सीज़न चल रहा है, तो उसकी वजह से जो वेरिएशन आता है वो हमारा कौन सा होता है? फ्रिक्शनल वाला होता है। तो हमारा इन स्ट्रेस का क्या बनाते हैं? क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं ड्यूरिंग समर और ड्यूरिंग विंटर। तो हम बात करेंगे कि समर में हमारा क्या कॉम्बिनेशन बनता है और उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्रिटिकल कॉम्बिनेशन मैंने आप लोग को बता ही दिया। ड्यूरिंग समर और विंटर क्या होता है वो आप देख लीजिए, ड्यूरिंग समर और ड्यूरिंग विंटर। तो इसमें होता क्या है कि जो भी हमारी स्ट्रेसेस होंगी, कौन सी वाली? लोड स्ट्रेसेस, प्लस हो जाएगा वार्पिंग स्ट्रेसेस और माइनस हो जाएगा फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। ये चीज़ आप याद रखेंगे। कहाँ पर है ये? एज पर। ठीक है, एज पर और इंटीरियर पर। वहीं पर अगर आप बात करोगे कहाँ पर? कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पर आपको लोड स्ट्रेसेस और केवल वार्पिंग स्ट्रेसेस काम करेंगी, वहाँ पर कोई भी आप लोग की फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस नहीं होंगी। नेक्स्ट आता है आपका विंटर में। तो विंटर में आप लोग देख लीजिए, विंटर में आप लोग का जो भी आप लोग की लोड स्ट्रेसेस होंगी, वार्पिंग स्ट्रेसेस होंगी, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस होंगी, तीनों का हम क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप बात करोगे कहाँ पर? टॉप पर। तो टॉप पर आप लोग का वहाँ पे फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा ड्यूरिंग समर? तो ड्यूरिंग समर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा। 200 लोड स्ट्रेसिस था, 300 हमारे पास क्या था? वार्पिंग स्ट्रेसिस था और 10 क्या था? फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो तीनों को आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, तीसरा जो आप लोग का होता है लोड स्ट्रेसिस एंड वार्पिंग स्ट्रेसिस। ठीक है, जो आप लोग का लोड स्ट्रेसिस और वार्पिंग स्ट्रेसिस होता है उसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 520 न्यूटन पर mm स्क्वायर आप लोग के पास हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आंसर की बात कर लेते हैं अपने।
जो कि हमारा 520। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे समर में दो ही तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। अच्छा, कहाँ पर पूछा था एक चीज़ को, इसको और देख लीजिए। हमसे जो पूछा था क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, हमसे मालूम किया था, इन्होंने पेमेंट स्लैब पर कैलकुलेट करवाया था। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ना इसको भी। एक तो हमारे पास तरीका होता है कौन सा, कि लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस को कंबाइन करके, और दूसरा होता है लोड स्ट्रेस और वार्पिंग स्ट्रेस को कंबाइन करके। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको बताना है, कुछ स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं, और अकॉर्डिंग टू IRC 58/2011 के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही हैं और कौन से गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आंसर ट्रू और फॉल्स में ही दे रखा है। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास आता है, द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द h की पावर 3/4 वेयर h इज़ द थिकनेस ऑफ CC पेमेंट। तो देखिए हमको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास EH³/12 के 1 - के म्यू स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, और इसकी पावर होती है 1/4। तो यहाँ से देखो L जो होता है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस होता है, इसकी पावर कितनी है 3, और होल पावर कितनी 1/4 है। तो जब हम यहाँ से L को देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, H की पावर 3/4 के। तो इसका मतलब हमारा जो P स्टेटमेंट है वो तो सही है। R स्टेटमेंट की बात करेंगे, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। नहीं भाई, देखो अभी हमने देखा था कि जो रिलेटिव स्टिफनेस थी, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस थी, वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनली के। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें आप देखोगे तो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी कम होगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ऐसा नहीं है, तो क्यू वाला क्या हो जाता है, स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द पॉइजन्स रेशियो। इसमें कह रहा है कि आप लोग का जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है वो डिक्रीज़ करेगी अगर आप क्या करोगे, विद इंक्रीज इन द रेशियो, पॉइजन्स रेशियो ऑफ सीमेंट, अगर आप सीमेंट कंक्रीट का पॉइजन्स रेशियो बढ़ाओगे। तो देखो होगा क्या कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जो हमारा पास, चलो मैं स्टेटमेंट में आप लोग को इसका सॉल्यूशन में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो यहाँ पे देखो अगर आप L को देखो तो वो क्या है आप लोग का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 - के म्यू स्क्वायर। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा कम होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा कम होगा। तो कम होने के बाद ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए। अगर आप देखो म्यू को अगर आप बढ़ाओगे तो म्यू के स्क्वायर से वो बढ़ेगी, और 1 में से जब उसको माइनस करोगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, कम आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम। तो एल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है शायद आई थिंक डिक्रीज होना चाहिए। वो कह रहा है कि ये आप लोग का डिक्रीज होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं हम। ये देखिए इसमें बोल रहा है कि रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस डिक्रीज होगी, लेकिन नहीं, वो तो इंक्रीज होगी ना। ठीक है, तो इसलिए ये भी आप लोग का स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर 4 पी वाला ट्रू है, क्यू वाला और आर वाला फॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, A subgrade soil sample was tested using standard CBR apparatus and the observation are given below। देखिए आपने CBR टेस्ट परफॉर्म करा, और जो आप लोग को लोड मिला 2.5 mm पेनिट्रेशन पर वो 68.5 मिला, और 5 mm पेनिट्रेशन पे 88.5 आपको किलोग्राम में लोड मिला। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे देख लेते हैं। एज्यूमिंग दैट द लोड पेनिट्रेशन कर्व इज़ कॉन्वेक्स थ्रू आउट, हमने मान के चलाए हैं कि जो हमारा कर्व है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है थ्रू आउट द CBR परसेंटेज वैल्यू हमको बतानी है, CBR की वैल्यू हमको बतानी है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। चलिए देख लेते हैं कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए अगर हम बात करें 2 mm पे, तो 2 mm पेनिट्रेशन पे हमारा जो होता है जो स्टैंडर्ड लोड होता है हमारे पास ये आता है,
और जो हमारे पास 70 ये प्रेशर की फॉर्म में आता है, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड लोड होता है 255। तो हम इसी का यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे अपनी CBR वैल्यू को। तो सबसे पहले 2 mm पेनिट्रेशन पर निकालेंगे, तो जो हमारा लोड आया था वो और जो स्टैंडर्ड होता है वो, उनको रख के हमने सोल्व करा तो 5% आया। और यहाँ पे देखिए जो हमारे पास आया था और जो स्टैंडर्ड होता है उसको सोल्व किया तो हमने ये आया। तो CBR वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5%, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू हमारी क्या है कम आ जाती और ये वैल्यू हमारी ज़्यादा आ जाती, तो हमको टेस्ट को क्या करना पड़ता, रिपीट करना पड़ता। टेस्ट को क्या करना पड़ता, रिपीट करना पड़ता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, CBR हमारा 5% हो जाएगा। और जब 5% है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा लेस देन 12% है, और 12% है तो थिकनेस कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू CBR मेथड, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ पेमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोल रहा है कि RC2, MC2 और SC2, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू, ये देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी बता रही ग्रेड को, किसको बता रही, ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन, ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन को ये शो कर रही हैं। तो हमको बताना है कि ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन ये कैसा है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, सेम विस्कोसिटी का है, विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर रही है फ्रॉम RC2 से SC2 तक, या फिर डिक्रीज़ कर रही है। तो देखो अगर मान लो कि यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब ये सेम ग्रेड है, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, सेम होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर हाँ ये वेरी करता RC1, RC2, RC3 और RC4, RC5 ऐसा करके अगर वेरी करता तो इसकी विस्कोसिटी वेरी करती, लेकिन तीनों क्या है सेम कोड में है, तो इसका मतलब सेम विस्कोसिटी इसकी होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू फॉर बिट्यूमिन बाउंड मैकाडम इज़। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, सोइल होता है, एग्रीगेट होता है और बिट्यूमिन होता है। तीनों पे हमको टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं अपने यूज, जो हम पेमेंट होती है उसमें यूज करने से पहले। तो हमको एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए अगर हम यूज कर रहे हैं उसको बिट्यूमिन बाउंड मैकाडम में, तो याद रखेंगे उसकी वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, 35% होनी चाहिए। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोनों के लिए हमको अलग अलग वैल्यू मिलती हैं, एक तो हमारी सब बेस के लिए और दूसरी हमारी बेस के लिए, बेस कोर्स के लिए और सब बेस कोर्स के लिए, सरफेस कोर्स के लिए, तीनों के लिए अलग अलग यहाँ पे वैल्यू हमको मिलेगी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप ऑफ पेमेंट की, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास बिट्यूमिनस पेमेंट है, बिट्यूमिनस सरफेस है, ड्रेसिंग है, पेनिट्रेशन मैकाडम है, बिट्यूमिनस कारपेट है और सीमेंट कंक्रीट है, तो उस केस में आपकी वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेड की इम्पैक्ट वैल्यू 30 होनी चाहिए। और बिट्यूमिनस बाउंड मैकाडम है तो उस केस में आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और अगर आपकी कंक्रीट बेस कोर्स है तो उसमें आप लोग की 45 होनी चाहिए। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद कर लेने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पेमेंट के हिसाब से एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कंसिडर द वेरिएशन ऑफ स्टेबिलिटी वैल्यू ऑफ अ मिक्स विद इंक्रीज बिट्यूमिन कंटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। देखिए जब हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, जब चाहे हमारे पास क्या हो, बिट्यूमिन हो और चाहे हमारे पास एग्रीगेट हो, तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्शल। तो उन्होंने क्या था, मार्शल ने अपने नाम पर ही एक मार्शल मिक्स डिज़ाइन दिया था। तो इन्होंने क्या है, तो मार्शल मिक्स डिज़ाइन जब इन्होंने दिया था तो इन्होंने कुछ कर्व भी बनाए थे। तो इन्होंने जब कर्व बनाए थे इन्होंने बताया था कि अगर आप क्या करते हो, बिट्यूमिन की क्वांटिटी को बढ़ाते हो, ठीक है, ध्यान से देखना, जब आप क्या करते हो बिट्यूमिन की क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है। तो इन्होंने बताया कि जब आप बिट्यूमिन की क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट के आने के बाद क्या होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर उसके बाद कम होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ बताई थी मार्शल ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सही आंसर इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज विद बिट्यूमिन कंटेंट एंड देन डिक्रीज, ठीक है। ये ग्राफ कैसा इन्होंने दिया था मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टेबिलिटी ग्राफ इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया था कि आप लोग देखोगे तो बिट्यूमिन बढ़ाते जाओगे तो स्टेबिलिटी भी आप लोग की बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट पर आप बिट्यूमिन कितना भी बढ़ाते रहो फिर स्टेबिलिटी आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। ये हमें बताया था किसने, मार्शल ने, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा।
मैचिंग वाला, तो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमको मैच करना है ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ। रेजिस्टेंस ऑफ इम्पैक्ट हमको बताना है, रेजिस्टेंस ऑफ इम्पैक्ट हमको किससे मिलता है, बियर जो है वो किससे मिलता है, और जो वेदरिंग एक्शन है वो हमें किससे मिलता है, और जो क्रेसिंग है वो हमको किससे मिलता है। ये हमारे पास टेस्ट हैं, आपको बताना है किसके लिए कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो देखो, अगर आप लोगों ने चूज़ किया है अपना कि इम्पैक्ट वैल्यू के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हमारा टेस्ट होता है टफनेस टेस्ट। याद रखेंगे, इम्पैक्ट वैल्यू के लिए हम टफनेस टेस्ट करते हैं, और वियरिंग टीयरिंग के लिए हम अपना हार्डनेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और वेदरिंग एक्शन के लिए हम साउंडनेस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, और जो हमारी क्रैसिंग होती है उसके लिए हम स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करते हैं कि कैसी क्रैसिंग है। ये सब के सब टेस्ट किस पे परफॉर्म करे जाते हैं, तो याद रखेंगे एग्रीगेट पर परफॉर्म करे जाते हैं। इसका मतलब हमारा पी का जो हो गया वो 3 हो गया, क्यू का जो हो गया वो कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ वेदरिंग क्या हो गया 4 हो गया, और ये आप लोग का 2 3 1 4 2। तो देख लेते हैं कौन सा हमारा हो जाएगा, 3 1 4 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 3 1 4 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये देखिए हार्डनेस टेस्ट को लेकर के दे रखा है एग्रीगेट की, तो हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हमारा एक ब्रेनल टेस्ट होता है, एक रॉकवेल टेस्ट होता है, एक वीकर टेस्ट होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी। स्ट्रेंथ के लिए अगर बात करें तो स्ट्रेंथ के लिए जो हमारा परफॉर्म करा जाता है उसमें हम देखते हैं टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग, और ये सारी चीज़ें हम उसकी चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टफनेस की। तो टफनेस के लिए जो आप लोग का टेस्ट परफॉर्म करा जाता है वो आपका आयोजेड और चेरेपी टेस्ट आप लोग का होता है। ठीक है, जहाँ से हमको इम्पैक्ट, स्ट्रेंथ और टफनेस उसकी पता लग जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास साउंडनेस। तो साउंडनेस से हमको पता लगती है वेदरिंग एक्शन उसका, कि कैसा उसका वेदरिंग एक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पता लगती हैं। उसके बाद वेदरिंग, इसमें ही आता है हमारा इंपॉर्टेंट, जैसे क्रेसिंग टेस्ट है तो क्रेसिंग लोड के लिए इम्पैक्ट लोड टफनेस टेस्ट हमारा होता है। साउंडनेस के लिए वेदरिंग एक्शन हमारा परफॉर्म करा जाता है। एब्रेशन के लिए हम हार्डनेस को परफॉर्म करते हैं। शेप के लिए हम फ्लैकी और एलोंगेशन को परफॉर्म करते हैं। स्मिथ के लिए सोल्यूबल मैटर, के एग्रीगेट में कितना सोल्यूबल मैटर प्रेजेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट से पता करते हैं। स्ट्रिपिंग में क्या होता है कि जो एडिशन है बिट्यूमिन और एग्रीगेट का वो कैसा है उससे हम पता करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, और इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है कि रिंग एंड बॉल एपरेटस जो होता है बिट्यूमिन के लिए वो किसके लिए पता करने के लिए किया जाता है, विस्कोसिटी के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, और सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए ऐसे ही लेकर के आता रहूँगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि सर क्वेश्चन कैसे हैं। सबके सब न्यू क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है, और क्वालिटी वगैरह बताना क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।